जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बेटा, आज से हम शुरुआत करेंगे एनसीईआरटी की और 12th की बात करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के अंतर्गत आपके बहुत काम आएंगे। सबसे बड़ी बात, हम नीट को भी मानकर चलेंगे कि नीट के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और यहां आपको टोटल बायोलॉजी की 12th बुक मिल जाएगी एज इट इज, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं आज, और हमारा पहला टॉपिक चैप्टर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन की बात करेंगे। और मैंने क्या कहा, विथ एनसीईआरटी बात करूंगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ में हम बात करेंगे। तो एनसीईआरटी के एक साइड के अंदर लिखा होता है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहां हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लिखते हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम भी बोल सकते हैं। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे यहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम मादा जनन तंत्र भी बोल सकते हैं। तीसरा टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे यहां पे गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? गैमेटोजेनेसिस, जिसे शुद्ध हिंदी में हम लिखेंगे युग्मक जनन। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। फोर्थ पॉइंट अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम हिंदी में लिखेंगे रजचक्र। 4 टॉपिक हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, निषेचन और अंतरारोपण पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा छठा टॉपिक फीटेशन। फीटेशन पढ़ेंगे, या हम यहां पढ़ेंगे प्रेगनेंसी, या हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम यहीं पर एंड लगा के लिख दे एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। यहां पे क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे, भ्रूण का विकास पढ़ेंगे हम यहां पे। और अंतिम जो टॉपिक रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा पैचुरेशन। प्रसव की क्रिया पढ़ेंगे, शिशु का जन्म कैसे होगा उसकी बात करेंगे। और साथ में हम यहां पे एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा लैक्टेशन। तो इस प्रकार से टोटल 6 से 7 टॉपिक हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, इंप्लांटेशन पढ़ेंगे, साथ में फिटेशन पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी पढ़ेंगे और एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। अंत में हम पैचुरेशन और लैक्टेशन पढ़ेंगे। यानी कि इस पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड करते हुए 7 लेक्चर के अंदर इस मानव जनन की क्रिया को हम पढ़ेंगे। क्लियर बात है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे चले तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि जनन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनन क्या है। तो बेटा एक चीज याद रखो, या ये रिप्रोडक्शन क्या है? ये रिप्रोडक्शन क्या है? मैं यहां भी सीधी बात बताऊं, कोई भी जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी जाति को बचाए रखने के लिए क्या पैदा करता है? संतान पैदा करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो मैं सिंपल डेफिनेशन लिख के देता हूं आपको यहां पे, कोई भी जीव
अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं बेटा, बनाए रखने के लिए क्या पैदा करता है, संतान। क्या पैदा करता है, संतान पैदा करता है। क्या कहेंगे बेटा, जनन कहते हैं। अब वो जीव कैसे भी हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट यानी छोटे ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, वर्टिब्रेट बड़े ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, या सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, किसी की भी बात कर सकते हो। ऑल ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जाति के अस्तित्व को बनाया रखना है। अगर जनन नहीं करेंगे, संतान पैदा नहीं करेंगे, तो जीव क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा और उसे संकटग्रस्त कर दिया जाएगा और वो विलुप्त हो जाएगा, जैसे डायनासोर हो गया। तो विलुप्त ना हो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं। अच्छा बेटा, आपने पढ़ा होगा, वैसे तो ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है हमारे पास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूं याददाश्ती के लिए कि जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल। कैसा होता है बेटा, एसेक्सुअल होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, अलैंगिक। एक तो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक क्या होगा हमारे पास में, सेक्सुअल, जिसे हम लिखेंगे लैंगिक। क्लियर बात है। जनन दो प्रकार के होंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब बात करें कि लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है, तो सिंपल बात याद रखो बेटा, अगर एक ही जनक है, एक ही जनक से संतान उत्पन्न हो रही है, संतान उत्पन्न हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एसेक्सुअल। उसे क्या कहेंगे, एसेक्सुअल। और अगर सेक्सुअल में क्या कहेंगे, यदि नर व मादा, यानी जनक कितने हैं, दो है, नर भी है और मादा भी है, दोनों से क्या पैदा हो रहा है बेटा, संतान उत्पन्न हो रही है या पैदा हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि जन्म दो प्रकार के होंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे या पादपों में बात करेंगे, तो हम एसेक्सुअल की भी बात करेंगे वहां पे। इसके बाद में हमें एनसीईआरटी की एक और लाइन याद आती है, जहां पर बाकायदा लिखा हुआ है कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो चीज होंगी। कितनी चीज होंगी, दो चीजें होंगी। पहली चीज तो क्या होगी कि यहां पे जो जनन होगा, यहां पर जो जनन होगा वो कौन सा होगा, लैंगिक होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि यहां हमारी वो लाइन फिट बैठती है जो हमने प्रीवियस पढ़ी है कि नर की भी आवश्यकता होगी और मादा की भी आवश्यकता होगी। नर व मादा दोनों मिलकर के क्या पैदा करेंगे, संतान पैदा करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। समझ गए बात को। अच्छा, दूसरा होगा यहां पे जरायुज। कौन सा प्राणी होगा, जरायुज प्राणी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। क्या कहेंगे, विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब आपके माइंड में ये कर रहा होगा कि सर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो देखो, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक अंडप्रजक होते हैं और एक जरायुज होते हैं या शिशु परजक होते हैं। तो जिसमें अंडे से जीव का निर्माण हो रहा है वो तो अंडप्रजक, और जिसमें शिशु का निर्माण हो रहा है डायरेक्ट, वो जरायुज या शिशु परजक। तो ये हमें सीधे किसका निर्माण करते हैं, शिशु का। सीधे किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। ये बात हो गई हमारे पास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के पद क्या क्या होंगे, कि एक रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखना बेटा, हम यहां पे लिखते हैं हेडिंग के रूप में जनन के पद।
तो मैं यहां पे आपको हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ में चल रहे हैं अपन, तो हम यहां पे इंग्लिश भी लिख देंगे, स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के पदों की बात करेंगे। अच्छा तो बेटा एक चीज याद रखो, जनन के पद में क्या क्या चाहिए, तो निम्न प्रकार से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा? गैमेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? गैमेट्स। और हिंदी में मैं इसको क्या लिख रहा हूं? युग्मक जनन। ये एक बात हो गई कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस। दूसरे बार में हम बात करेंगे इंसीमिनेशन, इंसीमिनेशन। और इस इंसीमिनेशन को बेटा हम हिंदी में लिखेंगे वीर्य सेचन। क्या लिखेंगे? वीर्य सेचन। यानी दूसरा प्रोसेस क्या होगा? इंसीमिनेशन का। अच्छा इसके बाद में तीसरा पोर्शन कौन सा चलेगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या लिखेंगे बेटा? निषेचन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निषेचन। इसके बाद में फोर्थ पोर्शन बनेगा बेटा जाइगोट का, जिसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे? युग्मनज। क्या लिखूंगा? युग्मनज लिखूंगा। अब जब जाइगोट रेडी हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन आएगा इम्प्लांटेशन। क्या आएगा? इम्प्लांटेशन। और इसे हम कहेंगे अंतरारोपण। क्या कहेंगे? अंतरारोपण। और उसके बाद में हमारे पास आएगा गैस्टेशन। क्या आएगा? गैस्टेशन, जिसे मैं लिखूंगा बेटा गर्भाअवधि। क्या लिखूंगा? गर्भाअवधि लिखूंगा। और अंत में आएगा पैचुरेशन। क्या लिखूंगा बेटा? पैचुरेशन। और पैचुरेशन को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? प्रसव। ये कुछ प्रोसेस होंगे जिसके द्वारा हमारे पास में जनन कंप्लीट होता है या एक शिशु का निर्माण होता है। तो एक एक की बात करूं मैं आपसे, तो देखो याद रखिएगा, एक एक की अगर मैं बात करूं बेटा तो याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा बेटा? युग्मक निर्माण। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? युग्मक निर्माण। अब युग्मक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक होता है स्पर्म और एक होता है बेटा ओव्यूम। एक तो क्या होगा? स्पर्म, एक क्या होगा? ओव्यूम। स्पर्म जो है वो कौन बनाएगा? मेल। कौन बनाएगा? मेल, यानी नर बनाएगा। और ओव्यूम क्या बनाएगा बेटा? फीमेल बनाएगा। ओव्यूम कौन बनाएगा? फीमेल बनाएगा। तो गैमेटोजेनेसिस में हम दो ही चीज बनाते हैं, एक स्पर्म बनाते हैं और एक हम ओव्यूम बनाते हैं। स्पर्म नर से बनता है और ओव्यूम किससे बनेगा? फीमेल से। क्लियर बात है? अब देखो, अब ये जो इंसीमिनेशन मैंने लिखा है इसमें क्या होगा? तो देखो वीर्य सेचन की बात हो रही है, तो वीर्य को मादा की योनि में, और वीर्य में कौन है? शुक्राणु बैठा है। कौन बैठा है? शुक्राणु। तो शुक्राणु को कहां पहुंचाना है? मादा की योनि में। तो मैं क्या लिखूंगा? शुक्राणु को कहां भेजना है बेटा? मादा की योनि में स्थानांतरण। ये प्रोसेस क्या होगा? वीर्य सेचन। ये प्रोसेस क्या होगा? वीर्य सेचन। क्लियर बात है? अच्छा अब फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन क्या होगा? तो मादा की योनि में हमने क्या भेजा? स्पर्म भेज दिया। और स्पर्म के पास में कौन बैठा है? अपने पास में ओव्यूम। वहां कौन बैठा है? ओव्यूम। दोनों आपस में हो जाएंगे, मिल जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और मिल करके क्या बनाएंगे बेटा? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। क्लियर बात है? फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? स्पर्म प्लस ओव्यूम आपस में मिलेंगे
और मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट। ये जायगोट हो गया आपके पास। अब जायगोट में क्या होगा, तो बेटा याद रखना, जायगोट में एक तो होगा क्लीवेज। क्या होगा, क्लीवेज। और इस क्लीवेज से क्या बनेगा, मोरूला। और इस मोरूला से बेटा ब्लास्टुला, या हम ये कहें कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का। और इस ब्लास्टोसिस्ट को मैं क्या लिखूंगा बेटा, कोरक पुटी। क्या लिख रहा हूं मैं, कोरक पुटी लिख रहा हूं। बढ़ गया अपने पास में। अब ये जो कोरक पुटी है, इंप्लांटेशन के अंतर्गत क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है या ये जो कोरक पुटी है, ये जुड़ जाएगी। किससे जुड़ेगी, एंडोमीट्रियम परत से। एंडोमीट्रियम परत से जुड़ती है। किससे जुड़ रही है बेटा, एंडोमीट्रियम परत से जुड़ रही है। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे पास में कौन सी प्रोसेस हो गई, इंप्लांटेशन की। अब बचा कौन, गैस्टेशन, गर्भावधि। तो इसमें क्या होगा, भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का क्या होगा, विकास होगा यहां पे। और अंत में क्या होगा, पैचुरेशन। तो पैचुरेशन में क्या होगा, शिशु का जन्म होगा। क्या होगा, शिशु का जन्म होगा। ये जनन के हमारे पास में कंप्लीट पद होंगे। एक एक पढ़ेंगे कि गैमेट्स कहां बनेंगे, कौन सी जगह पे बनेंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन पूरे जनन के अंदर ये पद हमारे पास में होंगे, यानी कि शिशु का निर्माण जो होता है या बच्चे का जो निर्माण होगा, विकास होगा, वो गैमेटोजेनेसिस से शुरू होगा और पैचुरेशन पे आकर के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पैचुरेशन पे आकर के क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये संपूर्ण प्रोसेस होगा। अब इस संपूर्ण प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम वापस किस पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या था आज का, मैंने बताया आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो स्पर्म बन रहे हैं ना, ये जीवन पर्यंत बनेंगे, जीवन के किसी भी अवस्था में, यानी जब तक यौवन अवस्था स्टार्ट होगी और जब तक आदमी मरेगा नहीं, तब तक शुक्राणु बनते रहेंगे। लेकिन ओव्यूम जो होंगे वो निश्चित होते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एज दे रखी है, यानी 50 साल के बाद में अंडा बनना बंद हो जाता है। यौवन से स्टार्ट होगा और 50 एज तक। क्लियर बात है, ये प्रोसेस याद रखना है। अब हम हमारा पहला टॉपिक ऐड करें आज का। हम हमारा पहला टॉपिक बेटा ऐड करें आज का, और पहला टॉपिक क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन। समझ गए बात को। अब एक चीज समझो बेटा, ये जो नर प्रजनन तंत्र है, ये जो नर प्रजनन तंत्र है कहां स्थित होगा, तो हम सिंपल लाइन लिखेंगे, श्रोणी क्षेत्र में। कहां होंगे, श्रोणी क्षेत्र में। श्रोणी क्षेत्र को हम क्या लिखेंगे, एक रीजन में स्थित होते हैं। ये पहली लाइन हमारी ऐसे की एज इट इज हमने छाप दी। एनसीईआरटी में लिखी है ये लाइन कि श्रोणी क्षेत्र में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्थित होता है। अच्छा, इस मेल रिप्रोडक्शन में होगा क्या क्या, तो हम देखेंगे। देखो, इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। क्या, निम्न भाग पाए जाते हैं। अब इस निम्न भागों में क्या क्या होगा, तो मैं 1 2 3 और एक 4 भाग होंगे इसमें। एक जोड़ी वृषण, यानी कि पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा मेल रिप्रोडक्शन में, वृषण। तो एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में हम लिख देंगे। देखो, इंग्लिश में हम लिखेंगे इसको टेस्टिस। क्या लिखेंगे, टेस्टिस। दूसरा हमारे पास में बेटा रहेंगी जनन नलिका।
क्या रहेंगी? जनन नलिका। अगर जनन नलिका याद ना हो तो याद रखना सहायक नलिका। समझ गए बात को? इनको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो अपन लिखेंगे रिप्रोडक्टिव ट्यूब्यूल्स या एसेसरी ट्यूब्यूल्स। उसके बाद में तीसरे नंबर पे रहेंगी हमारे पास जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां नहीं याद है तो आपको याद रखना है सहायक ग्रंथियां। क्लियर बात है? इनको हम क्या लिखेंगे बेटा इंग्लिश के अंदर? वही रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अगर ये याद ना हो आप क्या लिखोगे? एसेसरी ग्लैंड लिख दोगे। ये प्रोसेस हो जाएगा और अंत में अपने पास आ जाएगा बाह्य जननांग। कौन आ जाएगा बेटा? बाह्य जननांग आ जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल जेनिटिलिया लिखेंगे। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्शन के 4 पोर्शन बांट देंगे। अब इनमें से बेटा हम पहला पोर्शन उठाएंगे वृषण को। उठाएंगे वृषण को एज इट इज उठा लेंगे। अब वृषण के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, इसका डायग्राम बनाए। उससे पहले हम वृषण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि वृषण में एक्चुअली के अंदर क्या क्या होता है। तो बेटा वृषण 1 पेयर्ड होगा। वृषण क्या होगा? एक जोड़ी। वृषण कैसा होता है? एक जोड़ी होता है, 1 पेयर्ड होता है। क्लियर बात है? अच्छा ये कहां उपस्थित होगा? ये जो वृषण है ये कहां उपस्थित होगा? शरीर के अंदर होगा या शरीर के बाहर होगा? तो मैं लिखूंगा उदर गुहा से, उदर गुहा से बाहर, यानी शरीर से बाहर पाया जाता है वृषण कोश में। किसमें? वृषण कोश में, जिसको हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? सैक्रोटम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सैक्रोटम में लिखेंगे। तो वृषण कोश में स्थित होता है। ये लो बेटा एज इट इज हमने वही लाइन लिख दी जो आपके एनसीईआरटी में छपी हुई है। अच्छा तो ये उदर गुहा से बाहर क्यों लटका हुआ है या उदर गुहा से बाहर क्यों स्थित है? क्योंकि शरीर का तापमान क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए शुक्राणु निर्माण नहीं होगा, इसलिए शरीर से बाहर भेज देता है। तो हम क्या लिखेंगे? वृषण कोश का तापमान, कोश का तापमान से कितना कम होगा बेटा? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्वेश्चन बनता है यहां पे बेटा कि वृषण कोश का तापमान शरीर से कितना कम होता है? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अच्छा ये कम क्यों है? तो आपको याद रखना है यहां पे एक लाइन, शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर पे शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर कम होगा तो शुक्राणु निर्माण आसानी से होगा। पहली बात। दूसरी चीज समझो, ये जो वृषण है, वृषण जो है वो नर का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। प्राथमिक लैंगिक जननांग है। अब देखो इसको प्राइमरी दे रहा है। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? वृषण है। और प्राइमरी क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, और सबसे पहले आ रहा है तो कुछ तो मैन होगा ना इसमें, जिससे हम इसको प्राइमरी कह रहे हैं। तो याद रखना बेटा, याद रखना ये क्या करेगा? सबसे पहले शुक्राणु निर्माण। हमें पता है कि अगर शुक्राणु निर्माण ही नहीं होगा
तो सिंपल बात है, जाइगोट ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक स्पर्म मादा की योनि में नहीं जाएगा तो जाइगोट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए वृषण का होना बहुत जरूरी है। बिना वृषण जनन अधूरा है। समझ रहे हो बात को? और सेकंड बात यहां पे क्या करेंगे अपन, यहां पे कि लैंगिक हार्मोन भी कहां होता है। लैंगिक हार्मोन भी कहां होता है बेटा? वृषण में होता है। और लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। कौन है? एंड्रोजन। या कौन है अपने पास में? टेस्टे। क्या है? टेस्टेस्टेरोन। ये प्रोसेस वृषण का हो गया। और अगर हम देखें यहां पे, और हम देखें यहां पे, तो फिर हम एक और लेते हैं। तो फिर वृषण का जो माप होगा वो कैसा होगा? तो देखो यहां हम सिंपल बात करेंगे लंबाई और चौड़ाई पे, कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। तो बेटा याद रखना 4 से 5 सेंटीमीटर तो इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। और 2 से 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई होती है। वृषण की लंबाई कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर वृषण की आकृति की बात करें तो अंडाकार होता है। वृषण की आकृति, तो आकृति कैसी होती है बेटा? अंडाकार। कैसी होगी? अंडाकार होगी। समझ रहे हो बात को? अगर वृषण के रंग की बात करें, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी हम बता देते हैं। वृषण के अगर रंग की बात हो तो आप लिखोगे गुलाबी। क्या लिखोगे? गुलाबी लिखोगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट लाइन और बताऊं आपको एनसीईआरटी की, स्टार लगा के लिखते हैं कि वृषण के अंदर कुछ कक्ष पाए जाते हैं। वृषण में कुछ कक्ष पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे प्रत्येक वृषण में क्या पाए जाएंगे? कक्ष पाए जाते हैं। और ये जो लगभग होते हैं, यानी ये जो कक्ष जो होते हैं, लगभग देखो एनसीईआरटी में 250 दे रखा है, लेकिन अपन यहां पे 200 to 250 कक्ष लिखते हैं। कक्ष पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? वृषण पालिकाएं। जिन्हें हम क्या लिखते हैं? वृषण पालिकाएं कहते हैं। अब सिंपल बात है, इंग्लिश में लिखेंगे तो टेस्ट्यूल, टेस्टिस लेब्यूल्स लिख सकते हैं, या टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स लिखते हैं। टेस्टिस ना लिखो, आप लिख दो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये लो बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, समझ रहे हो बात को? अच्छा एक चीज और होती है यहां पे, देखो मेन बात क्या होती है कि हम वृषण के अंदर वृषण पालिकाएं पढ़ते हैं, और इन वृषण पालिकाओं में हम शुक्र जनन नलिकाएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शुक्र जनन नलिकाएं पढ़ते हैं। तो देखो मैं यहां पे एक सिंपल से प्रोसेस में बताता हूं कि हमारे पास में क्या है? वृषण। वृषण के अंदर क्या होगा? अपने पास में कक्ष होंगे। वृषण में क्या है? कक्ष। कक्ष कितने हैं अपने पास में? 200 से 250। क्या है? 200 से 250, जिसे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? वृषण पाली। क्या लिख रहा हूं बेटा? मैं वृषण पाली लिख रहा हूं। और इस वृषण पाली में हमारे पास में क्या पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं। क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 1 से 3 होती है। कितनी होंगी? 1 से 3 होती है। वृषण, वृषण में कक्ष, कक्षों को क्या कहेंगे? वृषण पाली। पालियों में क्या होंगी? नलिकाएं। नलिकाओं को क्या कहेंगे? शुक्र जनन नलिकाएं। क्लियर बात है? अच्छा एक चीज और देखो, डायग्राम शुरू करें उससे पहले, कि हम इन शुक्र जनन नलिकाओं को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इन शुक्र जनन नलिकाओं को, शुक्र जनन नलिका, इन मैं कितने में बांटूंगा? कितने में बांटूंगा? 2 भागों में। और ये जो 2 भाग होंगे ना बेटा,
एक तो भाग होगा बाहरी। कौन सा भाग होगा? बाहरी। अपन क्या लिख सकते हैं? आउटर पार्ट। क्या लिखेंगे बेटा? आउटर पार्ट लिखे। एक होता है भाग। कौन सा भाग होगा? भीतरी भाग, जिसे बेटा मैं क्या लिखूं? इनर पार्ट लिख सकता हूं क्या? एक तो बाहरी भाग और एक इनर पार्ट। क्लियर बात है? अच्छा देखो, ये बाहरी भाग जो होता है ना, इसको अपन, इस बाहरी भाग को हम अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतराली अवकाश कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैं लिखूं बेटा तो याद रखो, इसे हम लिखेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस लिख सकते हैं। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस में ऐसा क्या है? तो हम कहेंगे कि यहां पे लीडिंग सेल्स पाई जाती है। कौन पाया जा रहा है? लीडिंग सेल्स पाई। ठीक है बेटा। अच्छा, ये लीडिंग सेल्स क्या कर रही है हमारे पास में? तो फिर मैं यहां लिखूंगा कि ये हार्मोनों का स्राव कर रही है। किसका? हार्मोनों का। तो हार्मोन कौन से होंगे अपने पास में बेटा? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का स्राव। देखो बेटा, क्लियर बात। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊं, लीडिंग सेल्स के अलावा वहां पर कुछ कोशिकाएं और होती है जिन्हें प्रतिरक्षी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहां लिखे हम, यहां प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी पाई जाती है। ये लो बेटा, ये तो बात किसकी हो रही है? बाहरी भाग। अगर मैं बात करूं भीतरी भाग की, अगर मैं बात किसकी करूं? भीतरी भाग की, तो भीतरी भाग को मैं दो भागों में बांटूंगा। कितने में? दो में। एक होती है नर नर जनन कोशिका, समझ गए बात को? और एक होती है सर्टोली कोशिका। क्या होगी? सर्टोली कोशिका। क्लियर बात है? अच्छा, ये नर जनन कोशिका जो है ना, ये भी 2n होती है, और सर्टोली कोशिका भी क्या होंगी? 2n। और ये जो अंतराली कोशिकाओं में लीडिंग सेल्स है ना, ये भी क्या होती है? 2n होती है। अब ये जो जर्म सेल्स है, जिन्हें हम नर जनन कोशिका लिख रहे हैं ना, ये जो जर्म सेल्स है ना, जो जर्म सेल्स है, ये क्या बनाएंगी? शुक्राणु। बेटा क्या बनाएंगी? शुक्राणु निर्माण करेंगी, शुक्राणु का फॉर्मेशन करेंगी। और ये जो सर्टोली कोशिका है, इनको हम लिखेंगे बेटा नर्स कोशिका। क्या लिखेंगे? नर्स कोशिका। और नर्स का काम क्या होता है? पेशेंट को पोषण देना, उसकी देखरेख करना। तो ये सर्टोली कोशिका भी क्या करेगी बेटा? पोषण प्रदान करेगी। किसको? शुक्राणु को। तो हम लिख देंगे शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। ये बात हमारे पास में किसकी हो गई? ये बात हमारे पास में वृषण प्रोसेस की हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इस वृषण के डायग्राम की। तो मैं एक पेज निकालता हूं, यहां से मेरे पास में एक डायग्राम पहले से डाउनलोड है, और उस डायग्राम को अपन ले लेते हैं, क्योंकि माथाफोड़ी क्यों करेंगे अपन बनाने के लिए। यहां पे मेरे पास में जो डायग्राम है उसको अपन लेते हैं। यहां हम इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा होगा आयोग सभी को? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये लो, सभी को दिख रहा होगा। तो देखो, हमने क्या कहा यहां पे? हमने क्या कहा यहां पे कि वृषण के अंदर क्या होंगी? वृषण पालिकाएं। तो देखो, ये जो छोटे छोटे जो कोष्टक दिख रहे हैं ना आपको, ये जो छोटे छोटे जो कोष्टक दिख रहे हैं, देखो ये वाले कोष्टक, ये जो कक्ष दिख रहे हैं ना, यही क्या है अपने पास में? वृषण पाली। तो इधर लिखूं मैं, देखो वृषण पाली। संख्या कितनी है इनकी? 200 से 250। वृषण पाली की संख्या कितनी होगी बेटा? 200 से 250।
अच्छा, फिर मैंने क्या कहा, इनके अंदर 1 से 3 क्या पाई जाएंगी, शुक्र जनन नलिकाएं। तो देखो ये जो फोल्डिंग है ना, कुंडलित प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, जिसे मैं क्या, एसटी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या लिखूंगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर बात है, 1 से 3। अब ये सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स भी किसी से तो आकर जुड़ रही है, यहां पे आके जुड़ रही है ना, इनको हम कहेंगे वृषण जालिका। क्या कहेंगे, वृषण जालिका। फिर एक बार लाइन और खींचता हूं, देखो ये वाला भाग को, वृषण जालिका। और बेटा ये जो वृषण जालिका है ना, इनका दूसरा नाम होता है रेटेटेस्टिस। क्या लिखेंगे, रेटेटेस्टिस। शुक्राणु को आगे पहुंचाती है, क्या करती है, आगे पहुंचाती है। अब ये जो रेटेटेस्टिस है ना बेटा, ये देखो ये अंदर की ओर एक अन्य नली के अंदर खुल रही है, जिसे हम कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका। तो देखो इसको फिर से मैं खींचता हूं और यहां मैं नाम लिखता हूं शुक्रवाहिका। इसे हम क्या कह सकते हैं, एफ्रेंशिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एफ्रेंशिया। तो बेटा देखो वासा एफ्रेंशिया, समझ गए बात को, ये जुड़ गई। इनके बारे में बाद में बात करूंगा मैं आपसे, बाद में आऊंगा, टॉपिक पे आऊंगा, अलग तरीके से आऊंगा शुक्रवाहिका। अब एक चीज याद रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वृषण के अंदर कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, वृषण नलिकाएं। ये बात हो गई हमारे पास में। अच्छा, अगर मैं केवल सहायक नलिकाओं की बात करूं तो ये भी काम करेंगी वहां पे, समझ रहे हो बात को। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी सहायक नलिका होंगी, तो समझो कि ये जो अपने पास में बन रही थी शुक्रवाहिका, ये अंदर की ओर देखो ये स्ट्रक्चर बना रही है, ये रही। क्या बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, ये लो। और ये वाला जो भाग है ना, इसको हम लिखेंगे बेटा अधिवृषण। क्या लिखूंगा मैं, अधिवृषण, एपिडिडमिस लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एपिडिडमिस लिखूंगा। समझ रहे हो बात को। इस एपिडिडिस में क्या होगा, शुक्रवाहिका से आ रहे शुक्राणुओं को स्टोर करेगा, अस्थायी रूप से संग्रह करेगा। इसके 3 भाग होते हैं, जो एनसीईआरटी में कहीं इनका जिक्र नहीं है अपने पास में, तो हम भी इनकी लोड नहीं लेंगे। अब अधिवृषण जो है वो आगे जाकर के शुक्रवाहिनी बनाता है। तो ये देखो ये जो कुंडलित नलिका यहां से निकल रही है, ये देखो ये ऊपर की ओर गई, ये रही घूम रही है, इसके साथ साथ ये घूमती रहती है और ये आगे की ओर चलती जाती है। अब वृषण वन पेड़ था तो एक हिस्सा इधर से आएगा और एक हिस्सा इधर से आएगा। सेम प्रोसेस इधर भी पाया जाएगा बेटा, इसका इधर उठा के रख देंगे, समझ गए बात को। अब इसको हम कहेंगे बेटा शुक्रवाहिनी। उसको वाहिका कह रहे थे, इसको हम कहेंगे शुक्रवाहिनी। इसे हम डिफरेंशिया कहेंगे। क्या कहेंगे, डिफरेंशिया कहेंगे बेटा इसको। उसको एफ्रेंशिया कह रहे थे, इसको डिफरेंशिया कहेंगे। अच्छा, ये जो शुक्रवाहिनी है ना, ये मूत्राशय पर एक लूप बनाती है। बाकायदा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या बनाती है, एक लूप बनाती है। ये देखो ये मूत्राशय पर एक लूप क्या है, लूप समान। क्लियर बात है। अब देखो, अब ये नीचे की ओर खुलती है सेमिनल वेसिकल में, शुक्राशय में। तो यहां देखो, यहां से ये वाला जो भाग है, ये जो मैंने ग्रीन पोर्शन बनाया है, जिसे मैं क्या लिखूंगा बेटा, शुक्राशय। शुक्राशय को इंग्लिश में क्या लिख देंगे, सेमिनल वेसल। क्या करेगा, शुक्राणुओं को स्टोर करेगा। क्या करेगा, शुक्राणुओं को स्टोर करेगा। और जैसे ये शुक्राणुओं को स्टोर करेगा, फिर नीचे की ओर एक नली खुलेगी, जिसे हम कहेंगे स्क्लन वाहिनी। क्या कहेंगे, स्क्लन वाहिनी कहेंगे, एजुलेटरी डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एजुलेटरी डक्ट कहेंगे। ये शुक्राणुओं को नीचे लेकर आएगी, शुक्राशय से शुक्राणुओं को लेगी और नीचे लेकर आएगी, और नीचे ला करके यहां यूरेथ्रा को दे देगी। किसको देगी,
यूरेथ्रा को दे देगी। अब यूरेथ्रा जो है ये किसको दे देगा, ये सीसन को दे देगा। किसको दे देगा, सीसन को दे देगा। और सीसन उसको ले जाकर कहां छोड़ेगा, मादा की योनि में छोड़ेगा। ये होती है सहायक नलिकाएं। अच्छा, डायग्राम हो गया। अब देखो मैं यहां पे हेडिंग लगाता हूं सहायक नलिका। सहायक नलिका, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा और आपसे क्रम साइज पूछ ले कि सहायक नलिकाओं का क्रम क्या होगा, तो बेटा याद रखना, क्लियरली याद रखनी है। सबसे पहले आएंगी हमारे पास में शुक्र जनन नलिका, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आएंगी। सबसे पहले क्या आएगी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। कहां है अपने पास में, तो वृषण के आधारी भाग पर। वृषण का क्या है, आधारी भाग, जहां से शुरुआत होंगी और चली जाएगी। क्लियर बात है। अब ये आगे की ओर किसमें खुलेंगी, वृषण जाल में। किसमें खुलेंगी, वृषण जाली का मतलब रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस में। अब ये जो रेटिटेस्टिस है ये कहां जा रहा है, शुक्र वाहिका में, इफ्रेंसिया में जा रहा है। कहां जा रहा है, इफ्रेंसिया में। वृषण जालिका में क्या है, 15 से 20 नलिकाएं वृषण के अग्रभाग से निकलती, क्योंकि 3 पार्ट बता रहा हूं मैं यहां पे। अब ये जो शुक्र वाहिका है ना, ये कुंडलित होगी। क्या होगी, कुंडलित होगी। और किसमें खुलेगी, अधिवृषण में। किसमें खुलेगी बेटा, अधिवृषण में। किसमें खुलेगी, एपिडिडमिस में। एपिडिडमिस में खुलेगी। और ये जो एपिडिडमिस है ना, इसमें शुक्राणु का अस्थायी संग्रह होता है, याद रखना, शुक्राणु का अस्थायी संग्रह। शुक्राणु का अस्थायी संग्रह कहां होगा बेटा, अधिवृषण में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे शुक्राशय करके आते हैं, नहीं, वो स्टोर करता है, लेकिन अस्थायी संग्रह कौन करता है, अधिवृषण करता है। शुक्राणु को कैपेसिटेशन भी कौन देता है, अधिवृषण देता है। और अधिवृषण से कहां खुलेगी, शुक्र वाहिनी में। कहां खुलेगी, शुक्र वाहिनी में। इसको लिख रहे हैं, इसको हम लिख लेंगे डिफरेंशिया। अब जब डिफरेंशिया बन के रेडी हो जाएगा, शुक्र वाहिनी बन के रेडी हो जाएगी, तो ये चली जाएगी स्खलन वाहिनी पे। हम यहां पे शुक्राशय नहीं लेंगे, क्योंकि शुक्राशय किसमें आता है, सहायक जनन ग्रंथि में। ये सहायक स्खलन वाहिनी को मैं क्या लिख दूंगा, एजुकुलेटरी डक्ट। अब ये जो एजुकुलेटरी डक्ट है ना बेटा, एजुकुलेटरी डक्ट जो है वो किसमें खुल रही है, यूरेथ्रा में। किसमें खुल रही है, यूरेथ्रा में। ये यूरेथ्रा हो गया। और यूरेथ्रा कहां खुल रहा है, सीसन में। यूरेथ्रा कहां खुलेगा, सीसन में। लिख दो सीसन कहां। ये नलिकाओं का एक छोटा सा चार्ट हो जाएगा। ये सीरियल टी से याद रखना है आपको, क्योंकि सीरियल टी से ही आपके पास में ये पूछेगा क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारे पास में सहायक नलिका है। इसके बाद में हम बात करते हैं सहायक ग्रंथि या जनन ग्रंथि। तो बेटा मैं सिंपल बात करूं, एसेसरी ग्लैंड्स जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं ये कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, पहली जो होगी वो होगी शुक्राशय। क्या होगी, शुक्राशय। शुक्राशय को क्या लिखूंगा बेटा मैं, सेमिनल वेसल। ठीक है। दूसरी होगी मेरे पास प्रोस्टेट ग्रंथ। कौन सी होगी, प्रोस्टेट ग्रंथि, तो एज इट इज लिख देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर होगी बल्बो यूरेथ्रल। कौन सी होगी बेटा, बल्बो। अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है ना बेटा, इसको हम काउपर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहेंगे, काउपर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, इनकी प्रेजेंस क्या क्या होगी, तो देखो ये जो शुक्राशय है ना, ये एक जोड़ी होता है। शुक्राशय कितना होगा, एक जोड़ी। 1 पेयर्ड संरचना किसकी, शुक्राशय की, जो अपन ने अभी देखी थी। प्रोस्टेट ग्लैंड एकल होता है, यानी अकेला होगा। ये पेयर में नहीं होता, अकेला होता है। ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जो होगी एक जोड़ी होगी। क्या होगी, एक जोड़ी। ये लो।
अच्छा, इनके कार्य क्या है? तो देखो, ये जो है ना, वीर्य का 70% भाग बनाती है। वीर्य का 70% भाग जो है वो कौन बनाएगा? शुक्राशय बनाएगा। वीर्य का 30% भाग, 30% भाग बनाता है कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन बनाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल है ना, ये चिपचिपा होता है। चिपचिपा कैसा होता है? चिपचिपा होता है। प्रवृत्ति कैसी होती है इसकी? क्षारीय। कैसी होगी इसकी प्रवृत्ति? क्षारीय होती है। अच्छा, पीएच भी होता है इसका 7.2 या 3 2 के समथिंग होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं देखा? लेकिन चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि ये मैथुन की क्रिया के दौरान, अर्थात जब सेक्स कॉन्टैक्ट होता है तो पेनिस को क्या करता है? ये चिकना बनाता है, स्नेहक बनाता है, जिससे सेक्स कॉन्टैक्ट या मैथुन की जो क्रिया है ना, बहुत ही स्मूथली होती है। कैसी होती है? स्मूथली होती है। किसकी वजह से? काउपर ग्रंथि की वजह से। किसकी ग्रंथि से? काउपर ग्रंथि की वजह से। समझ रहे हो बात को? अच्छा, एक चीज देखो, ग्रंथियां हैं तो हमने पढ़ा है कि ग्रंथियां जो है किसी ना किसी चीज का स्राव करती है। क्या करती है? स्राव करती है। तो ये भी क्या करेंगी? श्रावण प्रकृति की होती है। तीनों कैसी है? श्रावण प्रकृति। अब श्रावण प्रकृति के तो कुछ तो निकाल रही है ना, तो ये निकालती है सेमिनल प्लाज्मा। क्या निकाल रही है बेटा? सेमिनल प्लाज्मा। इस सेमिनल प्लाज्मा को हम सुक्रिय प्लाज्मा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सुक्रिय प्लाज्मा भी कह सकते हैं। अच्छा देखो, इस सुक्रिय प्लाज्मा में क्या क्या होगा? तो बेटा याद रखना, इस सुक्रिय प्लाज्मा में एक तो होगा फ्रक्टोज। क्या होगा? फ्रक्टोज। एक होगा बेटा सिट्रिक एसिड। क्या होगा? सिट्रिक एसिड होगा। एक क्या होगा? यहां पे कैल्शियम होगा। एक क्या होगा? यहां पे कुछ एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे? कुछ एंजाइम्स होंगे। तो इस प्रकार से सहायक ग्रंथियों की भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और है, हम बार बार एक जिक्र कर रहे हैं वीर्य का। किसका जिक्र कर रहे हैं? वीर्य का। सीमन का जिक्र कर रहे हैं, तो वीर्य किससे बनेगा? तो याद रखना आप, स्पर्म। क्या? स्पर्म प्लस में कौन मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? सेमिनल प्लाज्मा मिलकर क्या बनाएगा? वीर्य बनाएगा, यानी कि सीमन बनाएगा। क्या बनाएगा? सीमन बनाएगा। अब देखो, ये जो सीमन है ना, ये वीर्य जो है, ये जो वीर्य है, वीर्य की जो पीएच है, वैसे तो दे नहीं रखी, मैं बता दूं आपको, 7.3 होती है। कितनी होती है? 7.3। लेकिन मैं एक बात कहूं कि यह ऐसा लिख दूं मैं कि 7.2 से 8 के समथिंग होती है, यानी निश्चित नहीं है। और वीर्य में जो शुक्राणुओं की संख्या है ना, वो 20 से 150 मिलियन ml होती है। हम यहां लिखे नॉर्मल स्पर्म काउंट की अगर हम बात करें, तो हम यहां पर 20 से 150 मिलियन पर ml लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 20 से 150 ml, 20 से 150 मिलियन पर ml लिख सकता हूं। समझ गए बात को? और अंतिम देखो, यहां पे अब अंतिम पोर्शन करेंगे अपन बाह्य जननांगों की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाह्य जननांगों की। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करूंगा, और इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम लिया है। अब डायग्राम देखो, चोरी करके लाना पड़ता है बेटा। डायग्राम जो है वो गूगल से चोरी करके लाना पड़ता है। तो ये देखो, ये डायग्राम है हमारे पास में, ये पेनिस का डायग्राम। इसमें समझिएगा, देखो क्या क्या बताता हूं मैं। पहली बात तो समझो कि ये जो डायग्राम है या ये जो पेनिस है, तो इसमें हम बाह्य जननांगों में क्या पढ़ेंगे? पेनिस पढ़ेंगे। पेनिस को हम क्या लिखते हैं? सीसन लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक उत्तक जिसे हम एरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। कौन सा उत्तक प्रेजेंट होगा? एरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होगा। और यही एरेक्टाइल टिश्यू जो है ना, पेनिस को उठाने का काम करता है, उठाता है, उठान लाता है।
पेनिस में लाता है, उठान लाता है। क्लियर बात है। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। अच्छा मैं एक बात कहूं कि जो एरेक्टाइल टिश्यू है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है कार्पर कैवर्नोसा और एक होता है कार्पस स्पोंजियोसम। क्या होगा? कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस स्पोंजियोसम। अब आपको सर दो, इसमें 2 आयामी डोरी किसकी होती है? कार्पर कैवर्नोसा की होती है। अच्छा देखो, कार्पस स्पोंजियोसोम जो है यहां पर बनाता है ग्लोस पेनिस। तो ये जो ग्लोस पेनिस है ना, ये जो ग्लोस पेनिस है जिसे हम सीसन मुंड कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सीसन मुंड कह रहे हैं। ग्लोस पेनिस किससे बना है? कार्पस स्पोंजियोसोम से। समझ रहे हो बात को? अरे देखो, ये जो कार्पस स्पोंजियोसोम ये किससे ढकी होती है? फोर स्किन से। किससे ढकी होती है? फोर स्किन से। जब आपका सीसन जो है वो उठान में नहीं है तो आपकी फोर स्किन क्या होगी? बिल्कुल डाउन होगी। और जैसे ही सीसन उठान में आएगा तो फोर स्किन कहां चली जाती है? पीछे हो जाती है और ग्लोस पेनिस जो है ना वो बराबर शो होने लग जाता है। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा बात करें इस सीसन के साथ में, या ये जो सीसन है ना ये क्या करता है? वीर्य सेचन का। किसका काम करेगा? वीर्य सेचन का कार्य करता है। और वीर्य सेचन की क्रिया कहां करता है? मादा की योनि में। कहां करेगा? मादा की योनि में। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे देखो सीसन का एक छिद्र हो रहा है, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, चाहे मूत्र की बात करो और चाहे वीर्य की बात करो, ये कहां से बाहर निकलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग से, जिसे अपन यूरेथ्रल मिटस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? यूरेथ्रल मिटस भी कहते हैं। क्लियर बात है? यहां हमारे पास में कंप्लीट नर जनन तंत्र की बात होती है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में मादा जनन तंत्र का रहेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात रहेगी। एनसीईआरटी का मेरी तरफ से तो कोई टॉपिक छूटता नहीं है, फिर भी अगर कुछ छूटेगा तो उसको बाद में अपन शॉर्ट रूप में डिस्कस कर लेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मादा प्रजनन तंत्र का होगा। तब तक के लिए आप देखो, मौज करो और मुस्कुराते रहो जीवन में।